जी तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। बहुत फेमस चैप्टर है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको एक अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे और वो बातें आपको सिखाएंगे जो उम्मीद करता हूँ आपने बुक्स में नहीं पढ़ी होंगी। तो फोकस्ड होके आपने लेक्चर्स को सुनना है। आपका जो कॉन्सेप्ट है सारे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और इनका जनरल फार्मूला CH H Y। अगर कोई हेट्रो एटम अटैच हो तो वो भी आ सकता है, लाइक जी। तो कोई हेट्रो एटम भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह भी इसमें शामिल हो सकता है। और इनकी टाइप्स की बात करें तो आपको पता है दो तरह के होते हैं ये। एक तो सैचुरेटेड, या तीन तरह की, ये आजकल जो लेटेस्ट केमिस्ट्री उसमें तीन तरह की इसकी क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक्स। ये तीन तरह के आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन है। अब सैचुरेटेड आपको पता है जिसमें तमाम बांड सिंगल हो, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बांड या ट्रिपल बांड प्रेजेंट हो, और एरोमेटिक्स जो होते हैं जिनमें हक्कल रूल फॉलो होता है, या जो कल हमने CRO की टेक्निक पढ़ी थी लास्ट टाइम लेक्चर्स में, वो साइक्लिक होने चाहिए, रिंग में रेजोनेंस होने चाहिए और ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उनको नहीं है एरोमेटिक्स साहब। बोलते हैं आप। ठीक है। अब हम बात करें सबसे पहले अल्केन्स की। तो आपको पता है अल्केन्स जो होते हैं ये सिग्मा बाड रखते हैं, और सिग्मा बाड जो होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक एटम है लाइक, और दूसरा ये हाइड्रोजन एटम है, मिसाल दे रहा हूं, और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम ही है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के अंदर तक धंसे हुए हैं, तो इनकी जो ओवरलैपिंग होती है बहुत अच्छी होती है, और ये जो बाड बनता है शेयरिंग के नतीजे में ये बड़ा स्ट्रांग होता है, और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, जबकि पाई बाड ऐसे होता है। आपको पता है ये पाई बाड है, जस्ट इंटरेक्शन होती है और इसको तोड़ना आसान होता है पाई बाड को। अब इनका जनरल फार्मूला देखें तो CnH2n-2 होता है। और एल्केन्स को पैराफिन भी बोलते हैं। पैरा का मतलब कम होता है और फिन का मतलब अफिनिटी होता है। तो ये लिटिल अफिनिटी शो करवाते हैं मुराद सर, ये बहुत कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी रीजन भी यही होती है कि इनका जो बाड होता है सिग्मा बाड होता है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसको तोड़ने के लिए आपको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया। ये +2 होता है। और इसके बाद हम इनकी बात करें तो यूजुअली इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं पहले मेंबर्स के, वो कम होते हैं फिर बढ़ते जाते हैं। और जब कंपाउंड की स्टेट भी चेंज होती जाती, पहले गैस होते हैं कंपाउंड, इनके कंपाउंड्स फिर लिक्विड में जाते हैं, फिर ये सॉलिड में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके दरमियान होती वैंडर वाल फोर्सेस। याद रखे जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का काम होता है वो फोर्सेस चेक करती हैं। मिसाल के तौर पर ये HCl है, इसके दरमियान मालिक्यूल्स के दरमियान जो ये फोर्सेस हैं इनको वेंडर वाल फोर्सेस बोलते हैं। और ये जो चीज है ये बाड होता है। ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बाड है। ये बाड आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिंक्ड कर रही होती हैं वो इस फोर्सेस की वजह से होती हैं। उनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इनसे लिंक करती हैं। तो याद रखनी है ये बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कोई पूछे कि सर HI और HCl इन दोनों में से कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जी आप बताएं किसका ज्यादा है इनमें से, HI का या HCl का? HCl का। HI का। HI का, HCl का नहीं। रीजन क्या है सर? क्योंकि HI में जो फोर्सेस होती हैं बिटवीन, वही बात अब से कह रहा हूं। अगर मैंने आपसे पूछ लिया सर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो HI है।
जबकि आपसे पूछता बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग है तो वो सर HCl होना था। ये अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिसका जितना बड़ा साइज होता है उतनी ही डिस्पर्शन होती है, और उतना ही जो फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग फील करती हैं। तो यही रीजन होती है कि टॉप टू बॉटम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हैलोजेंस का वो इंक्रीज करता है रेदर देन डिक्रीज। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि साइज बढ़ता है। जबकि बाण की बात करें तो नो डाउट HCl का जो बाण है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। ये वैसे अभी हमारा टॉपिक नहीं है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आपको ये डिटेल में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ नए मेथड बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। नंबर 1 हमारा अल्कीन से हम करते हैं। पहले तो हम इनके जनरल नेमिंग लिख लें, फिर हम अल्काइन से बना सकते हैं। तीसरा सर हम हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। फोर्थ पे हम रोजनमंड कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं सर। हम बहुत डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। फिर हम लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ये PPSC में MCQs भी आते हैं, इन्हीं में से बर्च रिडक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये बातें और नाम इनके साथ ही चलेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा मेथड है वो है अल्कीन से। नो डाउट ये बहुत आसान है, लेकिन इनमें भी आपको बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। देखिए, कन्वर्जन होती है डबल बॉन्डेड कंपाउंड की सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में, और ये कन्वर्जन पॉसिबल होती है हाइड्रोजन और निकल या प्लाटिनियम की वजह से। ठीक है। अब ये क्या होता है कि हाइड्रोजन, मैंने आपको ना सरफेस केमिस्ट्री का एक डेमो लेक्चर दिया था और बताया था जो कैटलिस्ट होता है वो जाकर सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है, और फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है। ये मैकेनिज्म है। मैंने वैसे जुबानी बता दिया, अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। इसमें होता क्या है सर, मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो निकल जो होता है उसकी सरफेस ऐसे होती है, उसकी सरफेस के ऊपर आपको एक्टिव साइट्स मिलती हैं। लाइक ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पर आपका जो सिस्टम है या कोई रिएक्टेंट है वो आकर अटैच होते हैं और वहां से फिर प्रोडक्ट बनते हैं। लाइक हाइड्रोजन जो था पहले इस फॉर्म में था, जब ये निकल की सरफेस के ऊपर आता है तो ये केमिकली अटैच होता है। मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस का जो होता है वो टूट जाता है। ये ऐसे, ये निकल कैटलिस्ट है, ये इसकी सरफेस के ऊपर लग गया। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड सर टूट गया है। अब आपको पता है कि निकल जो है ये एक कैटलिस्ट है डेफिनेटली, और इसने रिएक्शन को तेज करना है। आपको ये बात भी पता है कि आपके पास जो कंपाउंड है वो अल्कीन है, और इसमें आपको पता है होमोलिटिक क्लीवेज हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर को जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर को जा सकता है, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड है। तो फ्री रेडिकल यहाँ पे एक आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब हाइड्रोजन जो होता है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाता है एक इलेक्ट्रॉन, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाता है। तो इस तरह से ये मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। वो ऐसे कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आ गया, तो दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। पहले तो मेटल कैटलिस्ट का बॉन्ड टूटता है, फिर जाकर ये काम होता है, याद रखें। अब इसमें नई चीज क्या है देखें, अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड के ऊपर ऐड हो, सेम साइड समझते हैं कि एक ही साइड पर वो जाकर अटैच हो, तो उसको आप बोलते हैं सिन एडिशन। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड के ऊपर हो तो उसको सिन एडिशन बोलते हैं। ये नाम याद रख लेना है, MCQs में पूछा जा सकता है। और सिन एडिशन
जो होती है उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलता है, या आपसे कहूं वो सीज प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, सीज प्रोडक्ट मिलता है। तो सिन एडिशन के नतीजे में जो हमेशा आपको प्रोडक्ट मिलता है वो सीज मिलता है। ये बात आपने याद रखनी, सिन फॉर सीज ऐसे बस याद रख लें। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लाइक ये एक सीज प्रोडक्ट है। अब मैंने आपको बता दिया सिन एडिशन क्या होती है, कि दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एक ही साइड के ऊपर जाकर अटैच हो, तो उसको सिन एडिशन बोलते हैं। लाइक ऐसे केस, इसमें दोनों हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, ये और ये इधर एक ही साइड पे अटैच हुए हैं, तो इसको आप कहते हैं सिन एडिशन, और इसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो सीज मिलता है। ये सीज प्रोडक्ट है। अब याद रखें, जब सर आप सीज प्रोडक्ट की हाइड्रोजिनेशन करवाते हो, फर्दर सीज प्रोडक्ट की हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो आप, तो उसके नतीजे में जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब अभी आपको शायद इस बात का आइडिया ना हो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। याद रखें, ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रोटेट नहीं करवा सकते। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलता है, यानी वो लाइट को, प्लेन को रोटेट नहीं करवा पाएगा। तो हमने बात क्या पढ़ी कि सर अगर हाइड्रोजन सेम साइड पे प्रेजेंट हो तो उसके नतीजे में आपको सिन एडिशन मिलती है, और सिन एडिशन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो सीज होता है। और अगर सीज प्रोडक्ट की हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलते हैं। तो इतना काम हमने अभी कर लिया है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांस कंपाउंड की हाइड्रोजनेशन की। सर अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड होते जो कि ट्रांस होते, लाइक ये है, ये आप देख रहे हैं ना, ट्रांस कंपाउंड है। अब अगर इनकी आप हाइड्रोजनेशन करवाते हो ट्रांस की, तो याद रखिए यहाँ पे आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, जो कि लाइट को रोटेट करवा सकता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाए कि सीज प्रोडक्ट की हाइड्रोजनेशन से क्या मिल सकता है, ट्रांस की हाइड्रोजनेशन से क्या मिल सकता है। समझ आ रही बात की? तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलता है, सिस से ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है। अब सेकंड जो मेथड है वो है हमारे पास फ्रॉम अल्काइन। ये पहला मेथड था जिसका मैकेनिज्म और डिटेल हमने देख ली है, कि अगर सिस हो तो क्या होगा, ट्रांस होगा तो क्या होगा। अब अल्काइन की बात करते, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है आपके पास। ये बेटा इंशाल्लाह आपको जब ऑप्टिकली केमिस्ट्री, ऑप्टिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब हम, स्टीरियो केमिस्ट्री, तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि कायरल कार्बन नहीं होता ना, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसमें चारों जो एटम्स लगे होते हैं या ग्रुप लगे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन सिज में आपको पता है कि जो दो ग्रुप होते हैं, लाइक ये आपका सिस्टम है एक ऑप्टिकली है, तो इसमें वो अटैच हो जाते हैं सेम, ऐसे अगर हो जाते हैं, ठीक है, सेम साइड पे अटैच होने की वजह से। ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है, आपको समझाने की खातिर है। इसका जो मैकेनिज्म है वो और है, मतलब कि एक ही कार्बन के ऊपर दो तरह के कंपाउंड अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसके बाद हम बात करें अगर अल्काइन से, तो आपको पता है अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो आपको डायरेक्टली अल्केन मिलता है, रास्ते में कोई काम नहीं होता, ये रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है और आपको डायरेक्टली अल्केन मिलेगा। लेकिन सर आप चाहते हैं कि आपको पहले अल्कीन मिले, इस तरह की कन्वर्जन पूछ ली जाती है, पहले आपको अल्कीन मिले फिर आपको अल्केन मिले। तो उस काम के लिए आपको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट, जो कि मैं आपको लिख देता हूं, और ये पूछ भी लिया जाता है एमसीक्यूज में कि लिंडलार कैटलिस्ट की कंपोजिशन क्या है। ये सर कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करता है। चूंकि रिएक्शन बहुत फास्ट था
और सीधा वो कन्वर्ट कर रहा था अल्केन में। अब ये रिएक्शन को स्टॉप करेगा अल्कीन में, डबल बॉन्डेड कंपाउंड में स्टॉप करेगा, याद रख लें, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं कि लिंडलार कैटलिस्ट यूज करने से जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, ये एमसीक्यूज भी पूछा गया था रिसेंटली पीपीएससी में, बर्च रिडक्शन में से आई थिंक, वो आपको सीज मिलता है। लिंडलार कैटलिस्ट आपको कौन सा प्रोडक्ट देता है? सीज प्रोडक्ट देता है। मैं आपको इसका मैकेनिज्म बर्च रिडक्शन का आगे बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि सर ऐसा क्यों होता है। कॉन्सेप्ट से हमने चीजें पढ़नी है। तो आपको प्रोडक्ट एंड क्या जो मिल, बी ए है सर, जी ये बी ए सपोज। हाँ जी, बी है, बी ए है। आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सीज मिल रहा है लिंडलार कैटलिस्ट से। लेकिन सर आप चाहते हैं कि ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन हो, ट्रांस अल्कीन मिले, तो आप ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड की बर्च रिडक्शन करवा देते हो। उसमें सोडियम होता है और अमोनिया एज अ सॉल्वेंट आप ले लेते हैं। तो इसके नतीजे में जो आपको अल्कीन मिलेगी सर वो ट्रांस होगी। तो आपको क्या पता चला? लिंडलार कैटलिस्ट आपको प्रोडक्ट देता है सिज, जबकि बर्च रिडक्शन आपको प्रोडक्ट देती है ट्रांस। ऐसा क्यों होता है सर? रीजन, एक बात आपको पता है कि मेटल जो होते हैं उसमें क्या था? प्लेडियम था। प्लेडियम ज्यादा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन या सोडियम? जी बताएं जरा। सोडियम। सोडियम। तो इट मींस सर के सोडियम। सोडियम बिल्कुल ठीक है। सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एज कंपेयर टू प्लेडियम सर बहुत ज्यादा होती है, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बहुत ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का रुझान भी बहुत ज्यादा रखता है। सर कहना क्या चाह रहे हैं अभी समझ आ जाएगी। मैकेनिज्म देख लें पहले बर्च रिडक्शन का। बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म देख लें। सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है अपना एक। अब यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आगे चलकर काम आता है। आपको पता है ये एक कंपाउंड है अल्काइन, ये सर आपके पास कंपाउंड है अल्काइन। और आपको होमोलिटिक क्लीवेज का आइडिया अब तो अच्छे से हो गया होगा कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो सकती है। तो सर ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, CH3 C रेडिकल, डबल बॉन्ड C रेडिकल CH3। सर ये ऐसे बन गया, ठीक हो गया सर। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन आता है सोडियम से, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन इधर को अटैच होगा, और दूसरा भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि आपके पास सोडियम बेशुमार तादाद में मौजूद है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे ना बात को समझिएगा सर कि बात क्या करना जा रहा हूं मैं। अब आपको पता है सोडियम जो होता है बहुत ज्यादा रुझान रखता है इलेक्ट्रॉन देने का। इसकी कोई रीजन बता सकते हैं मुझे, सोडियम क्यों इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है? जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इसलिए बैलेंस शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह अच्छा से। बेटा, सोडियम सोडियम में इसलिए नाइट्रोजन के पास देता, लोन फेयर है। सोडियम इसलिए इलेक्ट्रॉन देता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रॉन देने के बाद। कभी नोट किया आपने? यस सर, ये नियॉन के सर हाईली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन इसीलिए देता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया। अब इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम जो होगा, बात को समझना है आपने। तो ये इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे भी इसका ऑर्बिटल बन चुका है। तो अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहा हो और इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों के दरमियान रिपल्शन हो जाएगी ऑर्बिटल के दरमियान? ऐसा आपको फील नहीं होता? जी आपको यस लगता है सर। दोनों के दरमियान रिपल्शन होनी यस चाहिए सर, या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो बेटा फिर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो ऑर्बिटल होता है वो अपना प्लेन चेंज करता है, वो इधर आ जाता है। अब ये प्रोडक्ट कौन सा बन गया है? सिस बना है, ट्रांस बना है? ट्रांस। ट्रांस। तो ट्रांस। समझ आई बर्च रिडक्शन से क्यों ट्रांस मिलता है। और सर ये सिर्फ साइमेट्रिक के लिए होते हैं, साइमेट्रिक अल्काइंस के लिए। क्या चीज?
सर ये जो आपने होमोलिटिक फिजन बताई है जिसमें नहीं, ये जरूरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं जो है, ये अनसिमेट्रिकल सर में भी आ जाती है। यस सर। तो आपको बात समझ आई कि ट्रांस क्यों ऑब्टेन होता है और सिस क्यों होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का और रिपल्शन का सारा केस होता है। इसके बाद सर ये ऊपर वाले में इससे क्यों ऑब्टेन होता है, ये जब लेंडार कैटलिस्ट यूज करते हैं? उसमें सिस इसलिए ऑब्टेन होता है कि प्लाडियम इतनी इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन नहीं देता जितनी सोडियम देता है। अब्रप्टली उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं ना सोडियम में। समझ आ रही बात की? यस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये होता है। इसके बाद आप साइक्लो अल्केन भी ऑब्टेन कर सकते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन से। हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन से आप साइक्लो अल्केन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको काम सेम ही करना पड़ेगा कि कैटलिस्ट ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। वो उसके मेथड होते हैं रिकवर करने के। सॉल्यूशन में अगर चला जाए तो फिर आप उसको कर लेते हो सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपका जो कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में था वो मिल जाएगा और लिक्विड आप सेपरेट कर सकते हैं। अब इस केस में ये आपके पास रिडक्शन होती है और आपको पहले तो डबल बॉन्ड एक टूटता है, फिर ऐसे आता है काम और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक हो गया? समझ आ रही बात की? फिर आपका क्या मिलता है? फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि सर वैसे तो ये रिएक्शन जाता है डायरेक्टली इसमें साइक्लोअल्केन में, अगर आप सर जी ये बेंजीन के साथ अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन फिर किस तरह अटैक करेगा? अभी आप जो काम कर रहे हैं ना वो कर लें। अभी हम एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे, ठीक है? जी अभी जी। जस्ट हम बात कर रहे हैं कि बेंजीन से आप साइक्लोअल्केन कैसे बना सकते हैं, ठीक है? वो आगे ये का काम बेंजीन है। के साथ एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो फिर वो आगे का काम है, आगे आपको वो रिएक्शन भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? इसी में मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक्स। अब ये जो काम है ये डायरेक्टली जा रहा है किसमें? साइक्लो में जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि बेंजीन को स्टॉप करें अल्कीन में, तब आप क्या करेंगे फिर? कोई बता सकता है मुझे कौन सी रिडक्शन करवानी चाहिए यहीं पे? यहाँ पे सर आप लेंडार करवाएं, कैटलिस्ट। बर्च रिडक्शन होती है यहाँ पे। याद रखें, बर्च रिडक्शन होती है और आपको बेंजीन ने से बाद में इसको जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो साइक्लोअल्कीन मिल जाती है, ठीक है? अब ना बात आ जाती है कि हाइड्रोजनेशन आपने देख ली है, इतनी सारी डिटेल आपने पढ़ ली है, लेकिन आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाने का मकसद नहीं देखा। वो इसलिए पढ़ाया था कि आपको पता हो कि कहाँ हाइड्रोजनेशन होनी है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है, आपने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है। आपको जो मेन चीजें, अब नई चीजें जो पता चलने जाएंगी वो यहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ जी, ये है ए, ये है बी। किस डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन होगी? बता दें जरा। जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा वो तो समझ जाएंगे। बी। सर ये तो एक ही स्ट्रक्चर लग रहा है। बी की होनी चाहिए। हाँ जी, बी की होनी सर। बी की होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? बी की क्यों होनी चाहिए? मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक आई थिंक। नो सर, टर्मिनल कार्बन है। रिपीट करें। कि किस हाँ डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए? मार्कोनिकॉफ रूल्स के मुताबिक बी की होगी। तो यहाँ मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है मेरे भाई, क्या कहते हैं? सर टर्मिनल कार्बन जो होती है उस पे हाइड्रोजनेशन जल्दी होती है एज कम्पेयर टू दरमियान वाली। यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल कौन लगा रहा है? 6 कार्बन है, अनसिमेट्रिकल के लिए होता है वो। मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके सॉरी। तो अब समझ, यही तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा चेक करो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है एक कार्बन में?
जी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स बताएं जरा। सर 5 5 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने बन रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन बी में? सर 2 2 2। तो किसकी होगी, कौन ज्यादा अनस्टेबल है, ए और बी? B बी। बी। तो समझ आई कैसे हाइड्रोजनेशन करवानी है। yes sir इसके बाद हम बात करते हैं अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन कैसे ले सकते हैं? ये बड़े ही आसान रिएक्शन है, आपने बुक्स में ना पढ़े भी होंगे, लेकिन हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं आज। तो अल्काइल हैलाइड से हमने बनाना है। अल्काइल हैलाइड आपको पता है कि एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक हैलोजन। तो पहला है हमारे पास वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, नाम से ना हमने रिएक्शन को कंबाइन करते जाना है, सब रिएक्शन को हम कंबाइन करेंगे, देखना इसमें आपने जो बात समझनी। वर्ट्स रिएक्शन जो होता है बेसिकली, इसमें आप सर सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पहले तो मेन पॉइंट लिखते जाना है आपने, सिमेट्रिकल अल्केन मिल सकते हैं। सिमेट्रिकल समझते हैं आप? 2 कार्बन वाले, 4 वाले, 6 वाले, 8 वाले, ठीक है, 2, 4, 6 और 8 वाले, ये आप इससे बना सकते हैं। आप अनसिमेट्रिकल इससे नहीं ऑब्टेन कर सकते। इसकी क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आप क्या लेते हैं सर? आप लेते हैं अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, लाइक ये ले लिया आपने। और सर यहाँ पे जो काम होता है वो होता है सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये काम होता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म पहले देख लें क्या होता है। आपको पता है, यहाँ पे मुझे बताएं कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? जी, heterolytic हेट्रोलिटिक होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे बांड टूटेगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक हो गया। अब इट मींस के जो आपके पास जनरेट हुआ है वो कार्बोकेटाइन बन चुका है, ऐसे CH3 पॉजिटिव बन गया है और Cl नेगेटिव बन गया, ये सीन हुआ है। अब आपको पता है सोडियम का काम क्या था? यहाँ पे सोडियम का काम था इलेक्ट्रॉन देना। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया तो इसने क्या बना देना है? जी बताएं जरा, इसने क्या बनाना है? रेडिकल बन जाएगा, CH3 रेडिकल बन गया। यस सर ये रेडिकल एक सोडियम के इलेक्ट्रॉन देने से बनता है। अब आपके पास ये एक मॉलिक्यूल से एक CH3 पॉजिटिव मिलता है, अब एक और मॉलिक्यूल CH3 Cl का लेंगे आप, उससे क्या होगा? CH3 पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। अब एक और सोडियम यूज होगा, एक और सोडियम जो यूज होगा सर वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इससे क्या बनेगा? रेडिकल। अब आपको पता चला क्यों सिमेट्रिकल बनते हैं, मैकेनिज्म से समझ आई बात की, कि अगर अकेला आप ले रहे हैं तो वो काम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये रेडिकल दोनों के दोनों आपस में मिल जाते क्योंकि वेरी रिएक्टिव इन नेचर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिमेट्रिकल अल्केन मिल जाएगा। यहां तक समझ आ गई बात की। अब हम बात करते हैं कि वर्ट्स रिएक्शन का काम क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेना कि ऐसा रिएक्शन बताएं जिसमें कार्बन की तादाद बढ़ती है, तो कौन सा होगा फिर? वो वर्ट्स रिएक्शन होगा, याद रख लें। एक आपने पढ़ लिया है, कार्बन की तादाद इसमें बढ़ रही है, सर रेडिकल इसको हम कैटिनेशन कह सकते हैं। क्या? कैटिनेशन। कैटिनेशन? कैटिनेशन इज समथिंग एल्स, मतलब समहाउ आप कह सकते हैं कार्बन की तादाद ही है, वो भी लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती कार्बन की, ठीक है, किसी हद तक। अच्छा, वर्ट्स रिएक्शन में कार्बन जो है उसकी तादाद बढ़ती है, और यहाँ पे आपने सोडियम क्यों लिया? अब सोडियम आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। फिर अगर आपसे पूछे कि आपने ड्राई ईथर क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया?
जी आपको Because पता है water ना, react with वाटर जो होता है वो सोडियम के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है और ब्लास्ट हो सकता है, इस बात का तो आपको आइडिया है। yes. तो इस वजह से आपने ड्राई ईथर लिया, क्योंकि ड्राई ईथर इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर और सोडियम जो होता है ये आयन होता है, तो इसका कोई इतना चक्कर नहीं होगा फिर। और ईथर का और क्या काम हो सकता है, आपको एक बात पता है ना कि रिएक्शन जो भी होते हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है, ऐसा होता है या नहीं होता? एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है हमें रिएक्शंस को। तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ड्राई ईथर यूज होता है, समझ आ रही बात की? साल्वेशन एनर्जी देता है ईथर जो होता है वो सोडियम को। तो ये बातें आपने मद्देनजर रखनी है इसकी, ठीक है। अब आप कोई भी प्रोडक्ट, इसका आपको वर्ड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चल गया है। अब आपने इसका प्रोडक्ट बताना है मुझे। जब भी आपके पास सोडियम ड्राई ईथर हो तो आप क्या करेंगे, इसका बता दें प्रोडक्ट क्या बनेगा जी। Butane. हाँ जी, C4H10 ये बन जाएगा। समझ आ गई बात की? तो वर्ड्स रिएक्शन आपका क्लियर हो गया है। अब पता है क्या होता है, आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें ये शायद आपको चीजें ना बताई गई हो जो अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो एक से ज्यादा बनता है। और हमेशा के लिए याद रख लें, जहां जहां फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, क्या फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट बनते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट बनते हैं। एक एक नाम सुने आपने, डिसप्रॉप रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, नाम सुना है ये आपने जी? यस सर सुना। चलें, वो क्या होता है अगर नहीं सुना मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। डिसप्रॉप रिएक्शन होता है कि सर एक ही कंपाउंड होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और उसी की रिडक्शन होती है, सेम कंपाउंड की, ठीक है। लाइक सल्फर है, सल्फर +2 में जा रहा है और -2 में जा रहा है। समझ आ रही कैसे जा रहा है ये +2 और -2 में जी? कैसे जा रहा है ये, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? सर ये ट्रांजिशन है इसको देखिए। ट्रांजिशन कैसे है? इसको देखे ना, SO2 एक तो ये हो गया, कंपाउंड चेक कर लें सल्फर का, और H2S सही एग्जांपल बताइए आपने, H2S। इसमें पता है क्या है कि सल्फर एक ही कंपाउंड है जो एट अ टाइम दोनों काम कर रहा है, खुद को रिड्यूस भी कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस रिएक्शन को डिसप्रॉप रिएक्शन कहते हैं कि जिसमें एक जो एलिमेंट है या कंपाउंड है वो इटसेल्फ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होता है। और अब इसके नतीजे में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? बिल्कुल कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। इसके नतीजे में कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं? दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, फ्री रेडिकल भी यही काम करते हैं एक्चुअल में। अब ये आपने देखना है, ये एक कंपाउंड है सर, और C4H10 ये तो मेन प्रोडक्ट बन गया। अब आपसे पूछता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है इसमें, लाइक C4H10, CH3, CH2, CH3। अब मोर देन वन ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, आपने बताना है जी कि कौन सा प्रोडक्ट इस रिएक्शन से नहीं बन सकता, A, B, C और D। हाँ जी बता दें जरा। डी। D, सर बी एंड डी। B एंड D। चलें आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें उसी लिंक से जिससे आपने ज्वाइन किया, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। दोबारा से एक दफा ज्वाइन करें।